लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज क्या है? चुनाव सुधार, जिस पर लोकसभा में करीब 12 घंटे 58 मिनट की चर्चा हुई। 60 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात कही। विपक्षी सांसदों ने बीते एक साल से जो सवाल चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग पर उठाए थे, वही सवाल और उन्हीं सवालों की झड़ी लोकसभा में भी लगाई गई। और इन सवालों के सिलसिले के करीब 11.5 घंटे बाद सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि सवालों की लिस्ट लंबी थी, तो जवाब का सिलसिला भी करीब 92 मिनट तक चला। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल क्या था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। गृह मंत्री ने कहा, भारत में आजादी से लेकर 2 मार्च 2023 तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून था ही नहीं। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किया करते थे। दिसंबर 2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाया और इस कानून के तहत नियुक्ति के लिए समिति बनी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ एक कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। यानी ये 3 लोग अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों का चुनाव करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश ना तो पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा थे और ना ही अब हैं। ये सिर्फ तत्कालिक व्यवस्था थी जो मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक लागू रही, क्योंकि तब कानून नहीं होने की वजह से सीजेआई की अध्यक्षता में सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई। राहुल ने सवाल पूछा, राहुल गांधी की तरफ से एक और सवाल पूछा गया कि ईसी को पूरी कानूनी इम्यूनिटी जो है वो क्यों नहीं है। जो ये कानूनी इम्यूनिटी है, पूरी कानूनी इम्यूनिटी, वो क्यों है। गृह मंत्री ने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ही ईसीआई के अधिकारियों को इम्यूनिटी मिली है। हमने इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया है। विपक्ष के सवाल ये भी थे कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का प्रावधान क्यों रखा गया है। मतलब 45 दिन तक आप कर सकते हो, उसके बाद उसे डिलीट करना होगा। अमित शाह ने कहा कि 1951 से ही यह कानून है कि चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत चुनाव परिणाम के 45 दिन के भीतर करनी होगी। इसके बाद दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1951 में सीसीटीवी नहीं हुआ करता था। तो जब सीसीटीवी का इस्तेमाल होने लगा तो उसे भी 1951 के कानून के तहत जोड़ दिया गया। इसीलिए 45 दिन की बाध्यता आती है। अगर किसी भी सीट या बूथ का मामला कोर्ट में है तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख लिया जाता है। विपक्ष ने ईवीएम के आर्किटेक्चर बताने की मांग की, तो गृह मंत्री ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल लंबे ट्रायल के बाद 2004 में शुरू हुआ। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विपक्ष ने सवाल पूछा कि वोटर लिस्ट में एक ही नाम कई बार कैसे दर्ज हो रहा है, एक नाम 2 जगह कैसे दर्ज है। तो गृह मंत्री ने कहा कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर मृत या डुप्लीकेट एंट्रीज वाले नामों को हटा सकते थे, लेकिन 2010 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके खिलाफ फैसला लिया। इसी प्रतिक्रियात्मक बदलाव के कारण मतदाता सूची में कुछ विसंगतियां या दोहरे नाम मौजूद हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी पार्टियों को देनी चाहिए। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि अब इन सवाल जवाब के बीच विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी 2 बातों से है, कथित तौर पर। पहली तो गृह मंत्री सहित सत्ता पक्ष के सांसद हर बात में पंडित नेहरू को क्यों घसीट लाते हैं। इस आपत्ति पर हमें 2 दार्शनिक और राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान की बात याद आ जाती है। स्पेनिश अमेरिकी दार्शनिक और लेखक जॉर्ज ने 1905 यानी 1905 में लिखा अपनी किताब द लाइफ ऑफ रीजन में, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यानी जो लोग अतीत को याद नहीं रखते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। अमेरिकी दार्शनिक को इसलिए याद किया क्योंकि हमारे देश में कुछ लोगों को विदेशियों की बातें ज्यादा समझ में आती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि हमारे अपने राजनीति के प्रकांड विद्वान चाणक्य ने भी इतिहास को लेकर एक सीख दी है। वो कहते हैं कि मनुष्य का तीसरा नेत्र इतिहास है जो उसे सही राह दिखाता है। अब विपक्ष की दूसरी आपत्ति भी सुन लीजिए। बुधवार को जब संसद में गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान जैसे ही ये कहा कि विपक्ष का पूरा हंगामा घुसपैठियों को बचाने के लिए है, तो राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। और इसके बाद अमित शाह साफ करते हैं
कि एसआईआर असल में घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करने वाला कदम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगती हुई 2216 किलोमीटर लंबी सीमा में 553 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो इलाके कौन कौन से। इस पर केंद्र का आरोप है कि बंगाल की ममता सरकार जो है वो केंद्र सरकार को फेंसिंग के लिए सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण देश में घुसपैठ की जो स्थिति है वो गंभीर हो गई है। अब ऐसे में सवाल है कि एसआईआर कैसे घुसपैठियों की पहचान जो है उसमें मदद कर सकता है। ये वो सारे इलाके आपके सामने हैं, देखिए यहां से घुसपैठ होती है, ये भारत की तरफ पूरा का पूरा यहां से घुसपैठ होती है, फिर आप बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए पूरी की पूरी बॉर्डर लगती हुई है ना। और ये बॉर्डर कितनी है, 4996 किलोमीटर की भारत के साथ जुड़ती हुई। फेंसिंग नहीं है, कितने में, 553 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं है, पोरस है वो, और वहीं से कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रही है। लेकिन केवल बांग्लादेश से ही लोग नहीं आ रहे। एसआईआर में ये नियम है कि जिनका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है उन्हें अपने माता पिता का वोटर आईडी नंबर एसआईआर फॉर्म में लिखना होगा। अगर किसी के माँ बाप का नाम 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी उसकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसका नाम 2003 के बाद जुड़ा है और उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसे एसआईआर के दौरान अपनी नागरिकता के सबूत देने होंगे। और इसीलिए आज ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एसआईआर करना जरूरी है कि नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहा जाए कि ना कहा जाए। मैं शुरू कर रही हूं आज की स्पेशल डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी और धांधली करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर वो जो डिटेक्शन है, फिर डिलीशन है और फिर डिपोर्ट करने वाली जो प्रक्रिया है उसी को आगे बढ़ा रहा है। चलिए इसी मसले पर शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।